हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 2 करियर चैनल। आज हम बात करेंगे केई पेपर 4 BRBL मॉड्यूल ए यूनिट 2 कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स की, जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइसेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। इंडिया में बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट या कैरी ऑन करने के लिए किसी भी कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसा कि सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया गया है। बिना लाइसेंस बैंकिंग करना प्रोहिबिटेड है। 2 आरबीआई का डिस्क्रेशन। रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो लाइसेंस ग्रांट करे या रिफ्यूज करे। कोर्ट्स तभी इंटरवीन करेंगे जब लगे कि आरबीआई का डिसीजन एक्सट्रेनियस या अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर लिया गया है। सेक्शन 11 में मिनिमम कैपिटल और रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आरबीआई चाहे तो इससे ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लगा सकता है। 3 लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक्स। अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में अपना ब्रांच या होली ओन्ड सब्सिडरी खोलना चाहता है तो उसे ये प्रूव करना होगा कि वो अपने होम कंट्री में प्रॉपर सुपरविजन के अंडर है और होम रेगुलेटर से अप्रूवल मिला है। आरबीआई कुछ खास फैक्टर्स देखता है, जैसे कि इंडिया और उस कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस, फॉरेन बैंक की फाइनेंशियल साउंडनेस, उसका ओनरशिप पैटर्न, इंटरनेशनल रैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग और ये भी कि उस कंट्री का लॉ कहीं इंडियन बैंक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है। 4 की कैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। आरबीआई ने 2014 में पहली बार स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए लाइसेंसिंग गाइडलाइंस इशू किए। एसएफबी को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर होना होगा और लाइसेंस मिलेगा सेक्शन 22 बीआर एक्ट 1949 के तहत। ये बैंक्स बीआर एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्नड होंगे। 5 कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। आरबीआई के पास पावर है कि वो किसी बैंक का लाइसेंस कैंसल कर सकता है, जैसा कि सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। अगर किसी बैंक को ग्रीवेंस है तो वो 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील कर सकता है। 6 की कैप अप्रूवल फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस सेक्शन 23। कोई भी बैंकिंग कंपनी बिना आरबीआई की परमिशन नया ब्रांच ओपन नहीं कर सकती, ना ही किसी ब्रांच को एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट कर सकती है। इसी तरह कोई इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया ब्रांच ओपन नहीं कर सकता जब तक आरबीआई से अप्रूवल ना मिले। एंडिंग लाइन यूट्यूब स्टाइल। तो दोस्तों, ये था BRBL मॉड्यूल ए यूनिट 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन लाइसेंसिंग और आरबीआई कंट्रोल के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त एग्जाम 2 करियर के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टू करियर चैनल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 यानी पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये टॉपिक CIBA पेपर 4 BRBL में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट सेक्शन 11। बैंकिंग कंपनीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स तय की हैं। ये प्रोविजंस एंश्योर करते हैं कि बैंक की फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो और डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। फॉरेन बैंक्स सेक्शन 11(2). अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है तो उसे रिजर्व बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स रखने होते हैं। मिनिमम 15 लाख रुपए अगर उसकी ब्रांचेज नॉर्मल सिटीज में है और मिनिमम 20 लाख रुपए अगर उसकी ब्रांच मुंबई या कोलकाता या दोनों में है। ये डिपॉजिट्स कैश या अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखने होंगे। इसके अलावा फॉरेन बैंक को इंडिया ऑपरेशन से होने वाले हर साल के प्रॉफिट का 20% आरबीआई के पास डिपॉजिट करना जरूरी है। ये कंडीशन इसलिए रखी गई है
ताकि फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करें। इंडियन बैंक्स। अब बात करते हैं इंडियन बैंक्स की। उनकी एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का मिनिमम होना चाहिए। अगर बैंक की ब्रांचेस एक से ज़्यादा स्टेट्स में हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए, और अगर ब्रांच मुंबई या कोलकाता या दोनों में है तो मिनिमम 10 लाख रुपए होना चाहिए। ये रूल 1949 से लागू है और इंडियन बैंकिंग कंपनीज की बेसिक स्ट्रेंथ को सिक्योर करता है। पेड अप, सब्सक्राइब्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल सेक्शन 12(1). सेक्शन 11 के अलावा सेक्शन 12(1) कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देता है। बैंकिंग कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का कम से कम 50% होना चाहिए, और उसका पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कम से कम 50% होना चाहिए। अगर किसी बैंक ने कैपिटल इंक्रीज किया है तो उसे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी विदिन 2 ईयर्स, जैसा कि आरबीआई अलाउ करता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि बैंक्स अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इन्फ्लेट करके रिस्क ना लें और एक्चुअल पेड अप कैपिटल के साथ बैलेंस बनाकर चलें। तो दोस्तों, ये था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 से जुड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिए गए हैं। ये टॉपिक केई पेपर 4 BRBL के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 की कैप वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स सेक्शन 12(2). बैंकिंग कंपनीज में किसी भी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स पर लिमिट लगाई गई है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास रखे हुए शेयर्स के आधार पर 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितने भी शेयर्स क्यों ना हो। यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि बैंक्स का कंट्रोल केवल फिट एंड प्रॉपर पर्सन्स के पास रहे। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी का 5% या उससे अधिक शेयर कैपिटल एक्वायर करना चाहता है तो उसके लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेना कंपलसरी है। 2 रिपोर्ट्स ऑन शेयर होल्डिंग। हर बैंकिंग कंपनी को आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसमें चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के शेयर होल्डिंग डिटेल्स दिए जाते हैं। यह रूल ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप कंट्रोल मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। 3 की कैप कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट सेक्शन 13। बैंकिंग कंपनीज जब शेयर्स इशू करती हैं तो कमीशन, ब्रोकरेज डिस्काउंट या रिम्यूनरेशन पर सीलिंग लगाई गई है। इसका मतलब है कि इन पेमेंट्स की लिमिट मैक्सिमम 2.5% ऑफ द इशू प्राइस होगी। यह रिस्ट्रिक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 13 में दी गई है। 4 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब बात करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन की। डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के नेट प्रॉफिट से ही डिक्लेयर किया जाएगा। बैंक की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी क्रार कम से कम 9% होनी चाहिए पिछले 2 कंप्लीटेड ईयर्स में और उस अकाउंटिंग ईयर में जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। नेट एनपीए 7% से कम होना चाहिए। अगर बैंक पिछले 2 साल में क्रार 9% मेंटेन नहीं कर पाया है लेकिन करंट ईयर में उसका क्रार एटलीस्ट 9% है तो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि नेट एनपीए 5% से कम होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में डिविडेंड पेआउट रेशियो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज का पूरा एक्सप्लेनेशन वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स, कमीशन और डिविडेंड से जुड़ी रूल्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त एग्जाम 2 करियर के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बैंकिंग कंपनीज जैसा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया गया है। 1 की कैप क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 10A।
सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशंस की। बैंकिंग कंपनीज में कम से कम 51% डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन फील्ड्स में अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके अलावा कम से कम 2 डायरेक्टर्स के पास विशेष नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, कोऑपरेशन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। टू की कैप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 10A to B। अब देखते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की कंडीशन। किसी डायरेक्टर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसी ऐसी कंपनी या फर्म में नहीं होना चाहिए जो ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्री करती हो। वह किसी ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई, मैनेजर या मैनेजिंग एजेंट भी नहीं हो सकता। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है अगर कोई व्यक्ति, उसकी स्पाउस या उसका माइनर चाइल्ड किसी कंपनी के शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है और वह इंटरेस्ट 5 रुपए लाख से ज्यादा है या कंपनी की पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा हिस्सा है तो उसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। 3 पीरियड ऑफ ऑफिस। डायरेक्टर्स का टेन्योर एक बैंकिंग कंपनी में कंटिन्यूअसली 8 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह रूल चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर्स पर लागू नहीं होता। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेयरमैन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 10B के अनुसार हर बैंकिंग कंपनी में एक होल टाइम या पार्ट टाइम चेयरमैन होना चाहिए जिसे डायरेक्टर्स में से अपॉइंट किया जाता है। होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स का होता है और इन्हें दोबारा री इलेक्शन या रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सेक्शन 10B(4) के हिसाब से जो व्यक्ति होल टाइम चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा उसके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे किसी बैंकिंग कंपनी, SBI, सब्सिडरी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव। लेकिन अगर रिजर्व बैंक को लगे कि कोई चेयरमैन या MD फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो RBI को पावर है कि वह ऐसे व्यक्ति को रिमूव करने का ऑर्डर दे और बैंक को सूटेबल अपॉइंटमेंट करने को कहे। इसके अलावा सेक्शन 10B RBI को यह पावर देता है कि अगर किसी कारणवश चेयरमैन या MD का पद वेकेंट रह जाए और बैंक तुरंत फिल न कर पाए तो RBI किसी एलिजिबल व्यक्ति को खुद अपॉइंट कर सकता है ताकि बैंक के हित सुरक्षित रह सकें। इस तरह चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, रिमूवल और RBI पावर्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। और हाँ, मैं हूं आपके साथ एग्जाम 2 करियर चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट इन बैंकिंग कंपनीज के बारे में। सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 साफ तौर पर कहता है कि कुछ कैटेगोरीज के लोगों को बैंकिंग कंपनी में एम्प्लॉय करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सबसे पहले वो कौन कौन से लोग हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। एक, कोई व्यक्ति जो इंसोल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है या जिसने अपने क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट सस्पेंड या कॉम्प्रोमाइज किया हो। 2, कोई व्यक्ति जिसे किसी क्रिमिनल कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया हो और जिसका ऑफेंस मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हो। 3, ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी या रिम्यूनरेशन कमीशन या कंपनी के प्रॉफिट शेयर से जुड़ी हो। 4, और ऐसा व्यक्ति जिसकी रिम्यूनरेशन एक्सेसिव हो और RBI की नज़र में जस्टिफाइड न हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है।
कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है तो वह किसी बैंकिंग कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह कंपनी या तो बैंकिंग कंपनी की सब्सिडरी हो या फिर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। तो इस तरह सेक्शन 10 यह इंश्योर करता है कि बैंकिंग कंपनीज का मैनेजमेंट सिर्फ फिट, प्रॉपर और एथिकली साउंड लोगों के हाथों में रहे। और हाँ, मैं हूं आपके साथ एग्जाम 2 करियर चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट इन बैंकिंग कंपनीज। सबसे पहले सेक्शन 36 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिजर्व बैंक को ये पावर देता है कि वो किसी भी चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ या फिर किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को रिमूव कर सकता है। अगर रिमूवल ऑर्डर इशू होता है तो उसके खिलाफ अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, अपील का टाइम लिमिट है सिर्फ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जैसे ही आरबीआई रिमूवल ऑर्डर पास करता है, उस व्यक्ति का ऑफिस इमीडिएटली सीज हो जाता है। और अगर कोई इस ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उस पर 250 रुपये पर डे फाइन लगेगा जब तक कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 36 ACA की। इसके तहत रिजर्व बैंक को पावर है कि वो किसी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसेड कर सके। ये सुपरसेशन इनिशियली 6 मंथ्स के लिए होगा और इसे बढ़ाकर 12 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस दौरान आरबीआई एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जो पूरी तरह से आरबीआई के डायरेक्शंस के अनुसार काम करता है। तो देखा आपने, आरबीआई के पास पूरी पावर है कि वो बैंकिंग कंपनीज के मैनेजमेंट को सही दिशा में कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। और हाँ, मैं हूं आपके साथ एग्जाम 2 करियर चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस का पर्पस है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एनवायरनमेंट बनाना। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस इंटेग्रिटी को प्रमोट किया जाता है, जिससे इकोनॉमी में स्ट्रॉन्गर ग्रोथ और इंक्लूसिव सोसाइटीज को सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस 2004 की। एक सबसे पहले एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केट्स को प्रमोट करे और रूल ऑफ लॉ के साथ कंसिस्टेंट हो। दूसरा, शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट और फैसिलिटेट करना चाहिए। तीसरा, सभी शेयर होल्डर्स का इक्विटेबल ट्रीटमेंट यानी फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। चौथा, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप और गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर। पांचवा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कंपनी को स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देना, मैनेजमेंट की इफेक्टिव मॉनिटरिंग करना और शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल रहना। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ गवर्नेंस और भी क्रिटिकल हो जाता है। बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने फरवरी 2006 में गाइडेंस इशू की थी ताकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस साउंड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। तो देखा आपने, कॉरपोरेट गवर्नेंस का सीधा असर बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर पड़ता है। और हाँ, मैं हूं आपके साथ एग्जाम 2 करियर चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।